एंशियंट हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है, वैदिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, और हमने बुद्धिज्म को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हमने इस पे दोनों पे एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए हैं। हमारा बुद्धिज्म पे अभी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, जैनिज्म को पहले कंप्लीट करेंगे। जैनिज्म को कंप्लीट करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म का दोनों को साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैनिज्म। जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था? देखो, हमने पहले भी पढ़ा था बुद्धिज्म में कि जब वेदास था, जो वैदिक सिस्टम में जो वर्ण सिस्टम हो गया था, चार पार्ट में डिवाइड हो गए थे पूरे जो ह्यूमन बींग थे। पहले सबसे सुपीरियर ब्राह्मण अपने आप को रख दिए थे, फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर वैश्य हुआ करते थे, फिर शूद्र हुआ करते थे। तो जो क्षत्रिय क्योंकि वॉरियर का काम करते थे और सबसे मेहनत का काम करते थे, जो शूद्र हुआ करते थे एग्रीकल्चर वगैरह, वैश्य क्या करते थे, और सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस इंजॉय बिना काम किए कौन कर रहा था? ब्राह्मण्स कर रहे थे। ये खुद वेदा लिख के और ये बोले कि वेद को जो है वो लिखा गया है गॉड के द्वारा, ह्यूमन बींग को द्वारा नहीं लिखा गया है, वेद को गॉड के द्वारा लिखा गया है। और कोई भी इसके अकॉर्डिंग आपको ही चलना होगा, नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ऊपर सबसे गॉड को रख दिए थे कि गॉड जो है ऊपर है, जो है बीच में जो है ब्राह्मण्स होते हैं, नीचे सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन का सीधे गॉड जो है वो नहीं सुन सकते, भगवान नहीं सुन सकते, उनका मेडिएटरी ब्राह्मण होगा। अगर ब्राह्मण बोलेगा तभी उसका गॉड सुनेगा। इस तरीके की लोगों के मनों में भर के वो अपने आप को सुपीरियर कर लिए थे, लोगों को डरा दिए थे गॉड के नाम पे, वेद के नाम पे, है ना, और मोक्ष के नाम पे। खुद वेद लिख के लोगों को ऐसा डरा दिए थे कि लोग फिर गॉड को मानने लगे, लोग फिर वेद को मानने लगे। और इस तरीके से जिनको खाने को भी नहीं था उनको भी सेक्रीफाइस करना होता था, रिचुअल्स मनाने होते थे, जिनके लिए बहुत ही टफ था। और खासकर क्षत्रिय क्लास जो थे, जो कि वॉरियर्स का काम करते थे, इसके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे। और वहीं से फिर ओरिजिन हो जाता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैनिज्म को हम कवर करने जा रहे हैं। जैनिज्म का माना जाता है बहुत ही एंशियंट है। जब वैदिक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वैदिक के साथ ही जैनिज्म भी स्टार्ट हो गया था। और जैनिज्म को जो स्टार्ट करने वाले थे, जो चलाने वाले थे, उसकी शिक्षा देने वाले जो थे, उनको तीर्थंकर बोला करते थे। और टोटल 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। और जो सबसे लास्ट हैं वर्धमान महावीर। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि वर्धमान महावीर का नाम बहुत पॉपुलर है, तो जैनिज्म को स्टार्ट करने वाले जो थे वर्धमान महावीर थे। जैनिज्म को स्टार्ट करने वाले वर्धमान महावीर नहीं थे, ये सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। और ये जो थे सबसे ज़्यादा प्रचलित किए थे जैनिज्म को। जबकि जैनिज्म को स्टार्ट करने वाले जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव। इन्होंने सबसे पहले जैनिज्म को स्टार्ट किया था। और वर्धमान महावीर, ध्यान रहे कि 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। 23 तीर्थंकर जो है, जिनके बारे में पता चला, वो पार्श्वनाथ को माना जाता है। और ये इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, लगभग 8 से 7 सेंचुरी BC में। ये देखो, फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में पता है, 23 के बारे में पता है, 24 के बारे में पता है, लेकिन इसके बीच के कौन तीर्थंकर थे इनके बारे में क्लियर एविडेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ कॉमन है कि बुद्धिज्म में और जैनिज्म में दोनों के स्टार्ट करने वाले क्षत्रिय ही थे। और इसमें जो थे तीर्थंकर थे वो सारे के सारे बाई बर्थ क्या थे? क्षत्रिय थे। वर्धमान महावीर के बारे में देखें तो ये लास्ट तीर्थंकर थे, इनको ऐसा बोला जाता है। और ये इनका जन्म हुआ था कुंद्रगाम नियर वैशाली के पास में। और इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रहे कि जो बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वर्धमान महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था। और ये हेड थे, जांत्रिका क्लैन हुआ करती थी, उसके हेड थे। और इनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी चीफ जो चेतका थे उनकी सिस्टर थी। जो लिच्छवी चीफ चेतका थे, इनकी सिस्टर जो थी, इनकी डॉटर जो थी, उनकी शादी हुई थी बिंबसारा से, ठीक है। तो जो चेतका थे, इनकी सिस्टर जो थी, उनकी शादी किससे हुई थी? जो वर्धमान महावीर से हुई। और इनके डॉटर की शादी किससे हुई थी? इनकी डॉटर की शादी हुई थी जो हरियंका डायनेस्टी के बिंबसारा थे, उनसे इनकी शादी हुई थी डॉटर की। और सिस्टर की शादी जो है वर्धमान महावीर से हुई थी। ये भी एक क्षत्रिय थे और ये भी एक क्षत्रिय थे। तो ये पूरा कुल क्या था? इनका पूरा क्षत्रिय था। इनकी शादी जो हुई थी वो यशोदा से हुई थी। देखो, इनकी शादी जो हुई थी वो यशोदा से हुई थी। और जो बुद्धा की शादी हुई थी, लॉर्ड बुद्धा की, उनकी शादी हुई थी यशोधरा से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन मिलती हैं और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इनको जो पैदा हुई थी, इनको एक डॉटर थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। जबकि बुद्धा की डॉटर का सन था, उनका नाम था राहुल।
बुद्धा के सन का नाम था राहुल और इनके डॉटर के नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, और ये 30 साल के एज में वर्धमान ने अपना घर छोड़ दिया था। बुद्धा ने 29 साल के एज में अपना घर को छोड़ा था। ठीक है, और इनको 12 साल ये भटकते रहे, 13 साल लगभग भटकते रहे। उसके बाद इनको पेनेंस या उनके नॉलेज की इनको प्राप्ति हुई 42 ईयर्स में, जिसको बोलते हैं केवल ज्ञान। फिर उसके बाद 30 साल इन्होंने अपनी टीचिंग को फैलाया। उसके बाद 72 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया पावा में नियर राजगृह में। देखो कॉजेस क्या है ओरिजिन के जैनिज्म का, ये हमने पढ़ लिया पहले ही। कॉजेस क्या है कि वैदिक रिलीजन जो था वो बहुत हाईली रिचुअलिस्टिक था। ठीक है, और जैनिज्म जो था वो पढ़ाते थे पाली में और संस्कृत में। ठीक है, टीचिंग देते थे। वहीं जो अदर पाली एंड प्राकृत में, जबकि वेद वगैरह क्या था संस्कृत में था, जो कि आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, कॉमन पीपल इसको नहीं फॉलो कर सकते थे। इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरह लोग अट्रैक्ट हुए। फिर ये एसेसिबल था सभी कास्ट, ये कास्ट है ना, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, कास्ट या जेंडर के बेस में जो है इसमें डिस्टिंक्शन नहीं था कि फीमेल नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती। जबकि वेद वगैरह में कोई रिचुअल्स वगैरह होते थे, कोई सेक्रीफाइस होती थी, उसमें वुमेन्स को नहीं अलाउ करते थे। ठीक है, नहीं अलाउ करते थे। और वर्ण सिस्टम जिस तरीके से कास्ट को डिवाइड कर दिया था, पूरे लाइफ्स को डिवाइड कर दिया था, उसके ये अगेंस्ट थे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों। और उसके बाद फिर टीचिंग जैनिज्म की देखें तो महावीरा रिजेक्ट करते थे वैदिक प्रिंसिपल को, ये वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस। देखो ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गॉड्स को जो है कम्प्लीटली जो है कि ऐसा भी नहीं मानते थे कि मतलब कि गॉड ऐसे नाम की चीज़ है नहीं। ये किसी को जैसे बुद्धिज्म क्या है वो कम्प्लीटली बोलता था गॉड नहीं है, कम्प्लीटली वेद सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। ये कम्प्लीटली ना तो जो थे रिजेक्ट कर पाए वैदिक प्रिंसिपल को, ना ही कम्प्लीटली ये गॉड्स के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर पाए। हम बाद में इसके दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। ये बिलीव करते थे कर्म में और ट्रांसमिशन ऑफ सोल में। इनका ये कहना था कि जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा जो पुनर्जन्म जो आपको मिलेगा उतना अच्छा मिलेगा। ये बॉडी मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो है कि आत्मा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि बॉडी मरती है। ये सब मानना था जो है जैनिज्म में, लेकिन बुद्धिज्म इस चीज़ को नहीं मानता था। वो ना वो कम्प्लीटली वो वैदिक को, वो बुद्धिज्म कम्प्लीटली वैदिक सिस्टम को नहीं मानता था, ना तो गॉड को मानता था, और ना इस तरीके की ट्रांसमिशन ऑफ द सोल वगैरह को मानता था। ठीक है, इनका ये कहना था कि जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से फल मिलेगा, उसी तरीके से रिवार्ड मिलेगा और पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और इनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस और ये जो ऑस्टेरिटी है, मतलब तपस्या में से और नॉन वायलेंस से जो है लाइफ से मुक्ति मिलती है। और इस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिफरेंस के बारे में हम देखेंगे डिटेल में, तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दो एलिमेंट्स होते हैं वर्ल्ड के, अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक जीव होता है जो कॉन्शियस होता है, और एक आत्मा होती है जो कि अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, और त्रिरत्न, जैसे बुद्धिज्म के हमने 3 रत्न देखे थे, ऐसे जैनिज्म के भी 3 रत्न होते हैं। एक रत्न क्या होता है, राइट फेथ जिसको समग्र दर्शन बोलते हैं, राइट नॉलेज जिसको समग्र ज्ञान बोलते हैं, और राइट एक्शन जिसको बोलते हैं समग्र चरित्र। इनका ये मानना था कि रिचुअल वगैरह से जो लोग परफॉर्म करते हैं, रिचुअल वगैरह लिबरेशन के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप 3 त्रिरत्न है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो भी आपको लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। 5 डॉक्ट्राइंस आप जैनिज्म के देखें तो 5 डॉक्ट्राइंस है। एक तो अहिंसा, मतलब किसी को इंजरी न पहुंचाओ, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग बीइंग्स को जो है इंजरी मत पहुंचाओ। सत्य बोलो, किसी से झूठ मत बोलो, है ना। अस्त्य, चोरी ना करो। अपरिग्रह मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी के लालच में मत पड़ो, ना तो प्रॉपर्टी रखो। ब्रह्मचार्य रहो। ये सारी चीज़ें जो है 5 डॉक्ट्राइंस हैं जैनिज्म की। बाद में जब जैनिज्म डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो एक पार्ट में जो दिगंबरा है उसमें जो श्वेतांबरा है वो ब्रह्मचार्य को नहीं मानते हैं, वो 4 ही जो है कि डॉक्ट्राइंस को मानते हैं, 4 ही जो जैनिज्म के डॉक्ट्राइंस को उसको मानते हैं।
स्कूल्स या सेक्ट्स देखें तो इसके जो स्कूल्स हैं वो डिवाइड हो गए थे दो मेजर पार्ट में, एक तो दिगंबरा और दूसरा श्वेतांबरा में। दिगंबरा और इसमें कैसे डिवाइड हुए थे, इसकी एक स्टोरी है कि जब गंगा वैली रीजन पे, पूरा जो मगध वाले रीजन पे है, वहाँ पे एक बार सूखा पड़ गया, ठीक है, तो फेमाइन बहुत आया और उसमें फिर क्या हुआ था, भद्रबाहु जो थे वो मूव कर गए साउथ के टाइप, साउथ जो है की डायरेक्शन में भद्रबाहु मूव कर गए। वहाँ पे उन्होंने 12 साल तक, जब तक फेमाइन रहा, वहाँ पे अपना जैनिज्म का प्रचार प्रसार किए, वहाँ पे रहे। और पहले क्या थे, जैनिज्म में ये बिलीव होता था कोई भी इच्छा ना रखो, तो इसलिए ये कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते थे, कम्प्लीटली जो है न्यूडिटी में बिलीव करते थे जैनिज्म। लेकिन जब साउथ की तरफ भद्रबाहु मूव कर गए और जो इधर मगध में जो लोग थे वो क्या कर दिए, अपना स्टार्ट कर दिए श्वेत कपड़े पहनने, सफ़ेद कपड़े पहनने, जो अनस्टिच्ड बिना सिले हुए कपड़े हुआ करते थे। 12 साल बाद जब ये वापस आए साउथ से, तो इन्होंने देखा कि इस तरीके के लोग कपड़े पहनने लगे, जबकि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे जो प्रिंसिपल था जैनिज्म का साउथ में, उसको कर्नाटका साइड में। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और यहाँ से जैनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दिगंबरा और श्वेतांबरा, ठीक है। श्वेतांबर वो होते थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, और जो है दिगंबरा वे होते थे जो कि कम्प्लीटली न्यूडिटी में बिलीव करते थे। तो ये दो सेक्ट्स हैं स्कूल के, इसको कई सारे सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम डिटेल में जानते हैं कि दिगंबरा और श्वेतांबरा के बारे में। दिगंबरा में जो मॉन्क्स हुआ करते थे वो बिलीव करते थे कंप्लीट न्यूडिटी में, ये कपड़े पहनने में, किसी भी तरीके की इच्छा रखने में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। दूसरे, इनमें जो फीमेल्स होती थी वो अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ी को पहना करती थी। मेल जो है कम्प्लीटली न्यूडिटी में बिलीव करते थे, फीमेल जो है वो सफ़ेद साड़ियाँ पहना करती थी जो उसकी सिली हुई नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ये पांचों जो डॉक्ट्राइंस हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, इसको मानते थे, पांचों डॉक्ट्राइंस को ये मानते थे। और इनका ये कहना था क्योंकि वुमेन्स जो हैं वो सारी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, प्लेन साड़ी पहनती हैं, तो उनको लिबरेशन नहीं मिल सकता, ठीक है, ये दे कैन नॉट अचीव द लिबरेशन। और जब भद्रबाहु थे इसको एक्सपोनेंट कर रहे थे इस सेक्ट को। और इसमें मेजर जो सब क्लासेस हैं इस क्लास का, इस स्कूल का, जो दिगंबरा स्कूल है, इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं मूल संघ, है ना, बिस्पंथा, तेरपंथा एंड तारापंथा एंड जो माइनर्स थे सब्जेक्ट्स वो थे गुमान पंथ एंड टोटा पंथ, ये इसके माइनर सेक्ट थे। ये खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिगंबरा और श्वेतांबरा में क्या डिफरेंस है ये हमेशा यूपीएससी यहाँ से पूछती है एक सवाल। श्वेतांबरा के बारे में देखें तो मॉन्क्स जो वियर करते थे वाइट क्लॉथ, ये चार ही जो वॉफ्स थे या चार ही डॉक्ट्राइंस थे उसको फॉलो करते थे। जो ब्रह्मचार्य थे उसको ये फॉलो नहीं करते थे और ये बिलीव करते थे वुमेन कैन अचीव द लिबरेशन। देखो, क्योंकि दिगंबरा जो है वो कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते थे, जबकि वुमेन्स कपड़े पहनती थी, तो उनका ये मानना था वुमेन्स को लिबरेशन में नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें मेल भी पहनते थे, ठीक है, वाइट कपड़े, तो इनका ये मानना था कि वुमेन्स जो हैं वो उनको भी लिबरेशन मिल सकती है अगर वो कपड़े पहनती हैं। तो इसको स्थूलभद्र वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द दिस सेक्ट। इसके मेजर सबसेक्ट्स हैं जो वो है मूर्त पूजक, है ना, मूर्त पूजक, स्थानवासी एंड तेरापंथी, इसके ये मेजर सेक्ट्स हैं। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का देखें तो महावीर जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें मतलब कि जो अपनी उनकी टीचिंग वगैरह हुआ करती थी उसमें मेंस भी हुआ करते थे, वुमेन्स भी हुआ करती थी, ठीक है। और जो 3/6 लगभग हाफ ऐसे लोग थे जैनिज्म में जो कि कम्प्लीटली हिंदुज़म को छोड़े नहीं थे। इसलिए जहाँ भी हिंदुज़म, जैसे साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में जहाँ भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स कम होने लगे थे, वीक होने लगे थे, वहाँ पे भी जैनिज्म फैलने लगा, क्योंकि जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कम्प्लीटली हिंदुज़म को छोड़े नहीं थे, तो इसलिए जैनिज्म जो है ऐसी जगहों पे फैल गया जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है कम होने लगे थे, वीक होने लगे थे। द ग्रेट मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने लास्ट टाइम पे जो है कि जैनिज्म को फॉलो किए थे। और उसके बाद जैनिज्म सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो कर्नाटका रीजन में प्रभावित हुआ था, प्रमोट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग थे, वहाँ पे जब मगध में आई थी फेमाइन तो वहाँ पे वो मूव कर गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार उसका किए थे। जैन काउंसिल, जैसे हमने बुद्ध काउंसिल में देखा था 4 काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही 2 काउंसिल जैन का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था 3rd सेंचुरी BC में और प्रिसाइड किया गया था स्थूलबाहु के द्वारा। सेकंड काउंसिल जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था गुजरात में 5th सेंचुरी BC में और प्रिसाइड किया गया था देवेंद्र गनी के द्वारा।
देवेंद्र गनी के द्वारा इसको जो प्रिसाइड किया गया था, और इसमें 12 अंग, ठीक है, इसके जो हमने बुक देखे थे अंगम, ठीक है, अंग, उसके 12 अंग जो है यही सेकंड काउंसिल में लिखा गया था। रॉयल्स पैट्रियन देखे जैनिज्म के, जैसे जो किंग वगैरह हुआ करते थे जो इसको फॉलो करते थे, जैनिज्म को जो पैट्रोनाइज किए हुए थे, उसमें कौन कौन से हैं, तो साउथ इंडिया से कुछ और नॉर्थ इंडियन से कुछ जो रॉयल पैट्रियंस है, रॉयल्स लोग हैं, उसको पैट्रोनाइज किए थे। साउथ में देखे तो कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अमोघ वस्त्र एंड द कुमारपाला चालुक्य डायनेस्टी से थे, इन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था। और नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में जो है बिम्बिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड द खरवेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इससे भी पूछती है कि कौन से जो हैं कि नॉर्थ से या साउथ से या कौन से इसमें हैं जो कि जैनिज्म को पैट्रोनाइज किए हुए थे। जैन आर्किटेक्चर से देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका लोकेशन। जैन आर्किटेक्चर में कई तरीके की होती है। देखो जैन की अपनी कोई स्टाइल नहीं थी, जैसे बुद्धिज्म की अपनी एक स्टाइल थी, हिंदुज्म की टेम्पल वगैरह की अपनी की स्टाइल थी, तो जैन की कोई अपनी स्टाइल नहीं थी। ये जिस तरीके की हिंदू या बुद्धिज्म को कुछ स्टाइल के बेस पे जैन आर्किटेक्चर हुआ करते थे। इसमें 3 तरीके का आर्किटेक्चर मिलेंगे, केव्स मिलेगा, केव्स मिलेगा, टेम्पल्स मिलेंगे और जो है स्तूपाज मिलेंगे, ठीक है, स्टैचू मिलेंगे, सॉरी। तो जो केव्स हैं, केव्स में एलोरा केव्स, जो कि एलोरा केव्स में बुद्धिज्म का भी मिलता है, लेकिन केव्स नंबर 30 से 35 जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, एलोरा केव्स वो जैनिज्म से रिलेटेड है। फिर मंगी तुंगी केव्स जो कि महाराष्ट्र में है ना, गणपथ केव जो कि महाराष्ट्र में है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद हाथी गुफा केव जो कि उड़ीसा में है, और फिर उसके बाद है सितनावासल केव जो कि तमिलनाडु में है। ये सारे केव्स रिलेटेड हैं किससे, जैनिज्म से। अगर ऑप्शन में दे दे कि इसमें कौन से रिलेटेड है जैनिज्म से, तो इजीली आप कर पाओगे अगर इसको आप याद रखो केव्स को। तो केव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है खासकर जैनिज्म के लिए। स्टैचू में 2 स्टैचू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है जिसको बाहुबली स्टैचू भी बोलते हैं, गोमेतसरा स्टैचू जो कि कर्नाटका में है, और दूसरा स्टैचू है अहिंसा की, ऋषभनाथ की, जो ठीक है ऋषभनाथ की है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में तुंगी हिल्स में मिलती है, मंगी तुंगी हिल्स में ये मिलती है अहिंसा स्टैचू। तो ये 2 स्टैचू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें केव्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो टेम्पल्स जो रिलेटेड हैं जैनिज्म से, एक तो दिलवारा टेम्पल है जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, फिर गिरनार टेम्पल एंड पालीटाना टेम्पल है जो कि गुजरात में है, उसके बाद है मुक्तागिरी टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। एंड जो टेम्पल्स हैं उस पर एक तरीके के जैसे कि कोई टेम्पल्स है, ठीक है, तो इसका वॉल्स जो है उस पर 1 सेकेंड, सपोज कोई टेम्पल्स है तो इसके टेम्पल के वॉल पे बहुत अच्छी तरीके से जो है जो तीर्थंकर थे उनके मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो क्लियरली डिजाइन हुई होती हैं, तो इसको कहते हैं मानस स्तंभा इसको बोलते हैं। जो टेम्पल के बाहर जो है इस तरीके के तीर्थंकर की मूर्तियाँ वगैरह बनी होती हैं और काफ़ी अच्छी से ऑर्नामेंटली वो डिज़ाइन होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अगर ये पूछ ले क्या है मानस स्तंभा तो आप बता सकते हो क्लियरली। जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अगम या कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक है, दूसरा है नॉन अगम लिटरेचर। इसमें बस डिफरेंस याद रहे अगम एंड कैनोनिकल लिटरेचर में, ये है कि ये प्योरली जो सैक्रेड बुक्स है जैनिज्म की, ठीक है, जैनिज्म की जो अपनी प्योरिटी है रिलीजन्स जैन रिलीजन से, इसमें लिखा गया है अंगम में, ठीक है, और ये अर्धमगधी लैंग्वेज में बस लिखी हुई है जो कि एक प्राकृति लैंग्वेज की पार्ट है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक तो ये सैक्रेड बुक्स है जैनिज्म की, दूसरे ये अर्धमगधी में लिखी गई हुई है जो कि प्राकृति लैंग्वेज की एक फॉर्म है। दूसरा जो नॉन अंगम लिटरेचर है ये ऐसा कोई सैक्रेड बुक्स वगैरह नहीं है, ये स्कॉलर्स के द्वारा या जो तपस्वी थे उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, नॉन अंगम लिटरेचर, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बस प्रकृति में लिखी हुई है, ये बहुत सारी भाषाओं में लिखी हुई है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंस ये रहे कि ये अर्धमगधी में लिखी हुई है, सैक्रेड बुक से कौन अंगम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जैनिज्म के देखें तो इसमें जो वर्ण सिस्टम में था उसमें काफ़ी ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें रिफॉर्म्स वगैरह की बात ये करते थे। ग्रोथ जो प्रकृति और कनाडा का काफ़ी हुआ था यहाँ पे, और कंट्रीब्यूट किए थे आर्किटेक्चर और लिटरेचर में, ठीक है।
हम जैन आर्किटेक्चर को पहले भी देख लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि जैन आर्किटेक्चर टेम्पल्स वगैरह हर जगह, जैन टेम्पल्स हर जगह मिलते हैं ऑल इंडिया में, एक्सेप्ट द हिल्स में जैन टेम्पल्स नहीं मिलते हैं। और ओल्डेस्ट जो पिलग्रिम साइट है जैन की वो बिहार में मिलती है, और ये डेक्कन में एलोरा और ऐहोल जो है वहाँ पे मिलती है। और फिर सेंट्रल इंडिया में खजुराहो, देवगढ़, चंदेरी और ग्वालियर में। कर्नाटका में बहुत सारे जैन के श्रिंजेस मिलते हैं। उसके बाद गुजरात और राजस्थान मतलब सबसे ज़्यादा जैन हेरिटेज जो कंटिन्यूइंग है अभी आज के दिन, वो सबसे ज़्यादा गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। और जैन के टाइम के कुछ ब्रॉन्ज के इमेजेस भी बने हुए हैं, जैसे अशोका के टाइम पे मिला हुआ है 15 और 7 सेंचुरी BC में, जो कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बना हुआ इमेज है, ठीक है, मूर्ति है। ऐसे जैन के ब्रॉन्ज के कुछ स्कल्पचर भी मिले हुए हैं बिहार से, चौसा से बिहार में, हांसी से जो कि हरियाणा में है, और कुछ प्लेसेस जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। और बाकी सारा हम कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और जैनिज्म बुद्धिज्म से डिफ़र कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कंपैरेटिव सवाल पूछता है। देखो, जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड वाइल बुद्धिज्म डिड नॉट। ये बिलीव तो नहीं करते थे, ठीक है, ये खुद नहीं फॉलो करते थे, लेकिन इनका ये भी मानना नहीं था जैनिज्म का कि गॉड नहीं होता है, जबकि बुद्धिज्म इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे गॉड के, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, जैनिज्म डज नॉट कंडेम द वर्ल्ड सिस्टम वाइल द बुद्धिज्म डज, ठीक है। बुद्धिज्म ने वर्ल्ड सिस्टम को कम्प्लीटली कंडेम किया था, है ना, जबकि जैनिज्म ने कम्प्लीटली वर्ल्ड सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बोल रहा है, जैनिज्म बिलीव्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सोल, ठीक है, वाइल बुद्धिज्म डज नॉट। जैनिज्म का ये मानना था कि अगर अच्छे काम करोगे तो आपके जो सोल है, आपकी आत्मा है, जो पुनर्जन्म होगा उसमें अच्छी जो है जीवन मिलेगी, जबकि बुद्धिज्म इस सब में बिलीव नहीं करता था। फोर्थ है, बुद्धिज्म प्रिस्क्राइब ए मिडिल पाथ, ठीक है, बुद्धिज्म का ये मानना था मिडिल पाथ में चलो, ठीक है, ना तो अपने आप को बहुत कष्ट दो और ना ही बहुत ज़्यादा प्लेजर या इंजॉय करो, ठीक है। लेकिन जैनिज्म का ये मानना था कम्प्लीटली तपस्या करो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट में थे, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर UPSC में कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये MCQ में पूछता है, और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंसेस है। तो हमारा जैनिज्म आज कंप्लीट हो गया, हम फिर अब करेंगे MCQ जैनिज्म और बुद्धिज्म पे।